अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पाकिस्तान अफेयर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सिलेबस में सबसे पहले मौजूद है वो डिस्कस करने लगे हैं। ये है रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम कैसे आया, किस तरह से इसने रूल किया, किस तरह से चीज़ों को एडमिनिस्टर किया, और इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज़ एग्जिस्ट करती रहीं। आज की इस वीडियो में हम 629 से लेकर 1290 एडी तक जो मेजर इवेंट्स हुए, जो इस्लाम फैला, उसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस्लाम कब हिंदुस्तान में आया। अक्सर ये बात समझी जाती है कि इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान में आने के बाद इंडिया में फैला और लोग इस्लाम से रोशनास हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम उससे बहुत अरसा पहले सब कॉन्टिनेंट में आ चुका था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है 571 में सऊदिया अरेबिया के अंदर, ठीक है, 571 में, और 610 ईस्वी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है। तो तबलीग सऊदिया अरेबिया से शुरू होती है। वहाँ से जब इस्लाम शुरू में आया, उसी टाइम से अरब और हिंदुस्तान के लोगों के आपस में ताल्लुकात थे। ट्रेड के हवाले से ट्रेड करते थे ये लोग श्रीलंका में, इंडिया में, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। जब 610 के अंदर इस्लाम की तबलीग स्टार्ट की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब भी ताजिर यहाँ पे मौजूद थे। फिर अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आता है, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आता है। इस तरह मज़ीद इस्लाम फैलता है। लेकिन उससे पहले ही 629 में, 629 में 19 साल बाद यहाँ पे एक मस्जिद बन चुकी थी जिसका नाम था चेरामन जुमा मस्जिद, मालाबार कोस्ट पे, ठीक है। आपको यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि सिर्फ 19 साल बाद हिंदुस्तान में इस्लाम आ चुका था। ये मस्जिद किन लोगों ने बनाई थी, कौन थे ये? आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पे तिजारत की गर्ज से लोग आया करते थे। ख़ासकर ये श्रीलंका में, ये सीलोन कहलाता था उस टाइम पे। यहाँ के लोगों ने यहाँ पे ये मस्जिद बनाई थी मालाबार कोस्ट पे। मालाबार कोस्ट पे कुछ मुसलमान ताजिर यहाँ पे आबाद हो गए परमानेंटली। उन्होंने यहाँ पे मस्जिद बनाई, और जो ये मस्जिद थी ये एक पहली निशानी थी। यहाँ पे रहने वाले लोगों ने यहाँ की मुकामी औरतों से शादियाँ की, उनके यहाँ पे बच्चे पैदा हुए। जो ये बच्चे थे इनको मोपला कहा जाता है, ठीक है। अभी इनके बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। फिर क्या होता है कि जो ये मोपलास थे, इन मोपलास के हवाले से आपने सुना होगा कि 1922 में मोपला अपराइजिंग हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस्लाम के हवाले से। तो वो भी यही मोपलास ही थे। ये सबसे पहले मुसलमान थे इंडिया के अंदर। और ये जो मोपलास थे ये रिवर बेपोर यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे लोकेटेड थे। फिर 712 में यहाँ पे फिर मुस्लिम्स तलवारें लेके भी आते हैं। ईरान फतह होता है। ईरान के बाद कुछ लड़ाइयाँ होती हैं हिंदुस्तान के लोगों से अरब मुस्लिम्स की। तो यहाँ पे फिर जंगें होती हैं। जंगों का तलवार का इस्तेमाल बाद में होता है, लेकिन इस्लाम जो फैला था वो मेनली अमन से फैला था, और उसकी मिसाल आपको इस चेरामन जुमा मस्जिद से मिलती है। नेक्स्ट देखें तो 634 में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर चल रहा होता है। हालांकि मैंने बताया 629 में इस्लाम यहाँ पे पहुँच चुका है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आता है 634 में। तो इस दौरान जो बहरीन के एक गवर्नर थे जिनका नाम था मुगीरा इब्ने अबी आस, ये अटैक करता है बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज़ के पास तकरीबन। तो लेकिन जो इनकी महमजोई होती है वो फेल हो जाती है, कामयाब नहीं होती।
फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जो भी वहाँ पे एडवेंचर्स हो रहे थे उनको एक दफ़ा रोक देते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़ौज भेजना बहुत एक्सपेंसिव था और बहुत से सोल्जर्स वहाँ का जो सख्त मौसम था उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो इसलिए इसको रोक दिया गया। फिर हज़रत अली के दौर में दोबारा से उसकी तरफ एडवेंचर्स स्टार्ट हुई। हारिस बिन मरत अब्दी, इसने कुछ सक्सेसफुल अटैक्स किए, कुछ छोटे मोटे इलाकों पर कब्ज़े किए, लेकिन कोई परमानेंट फतह हासिल नहीं की। फिर बाद में हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक अब्दुल्ला बिन सवार अब्दी नाम का एक जर्नैल था, इसने बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ एरियाज़ पे अटैक किए और ये लेकिन कुछ अटैम्प्ट्स इसकी कामयाब भी हुई लेकिन मोस्टली फेल हो गई। यहाँ तक ये मसाइल, ये अटैक्स होते रहे। अच्छा, यहाँ पे ना एक मैं आपको टर्म बताऊँगा कि जब भी एक ताकत दूसरी ताकत पर अटैक करती है तो वो उसके लिए कुछ जस्टिफिकेशन तलाश करती है। जब एक बड़ी पावर एक छोटी ताकत पे, छोटे मुल्क पे अटैक करती है तो वो उसके लिए कुछ जस्टिफिकेशन तैयार करती है, उनको बोलते हैं द कैसिस बेली। इसको हम अगली स्लाइड पे डिस्कस करते हैं कि कैसिस बेली कैसे यूटिलाइज हुआ। लेकिन इधर इस टर्म के बारे में थोड़ा सा बता दूं। कैसिस बेली के केस में आपने ये देखा कि हजाज बिन यूसुफ ने इंडिया पे अटैक किया, तो उसके लिए पहले उन्होंने कुछ रीजंस तलाश की, जस्टिफिकेशन तलाश की उस पर अटैक करने के लिए। वो उसको हम क्या बोलते हैं, कैसिस बेली। आपको यहाँ पे उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखें मैंने बताया कि श्रीलंका में मुसलमान ताजर मौजूद थे। होता यह है कि कुछ मुसलमान ताजर जो श्रीलंका में मौजूद थे उनकी डेथ हो जाती है। ये बड़े सगीर समझ लें, ये श्रीलंका समझ लें। कुछ ताजरों की, कुछ मुसलमान कम्युनिटी की डेथ हो जाती है और उनको जो श्रीलंका का बादशाह है कुछ तहाइफ के साथ, कुछ चीज़ों के साथ रवाना करता है अरब की तरफ। वो कश्तियों का काफ़िला अरब की तरफ जाना होता है उसने। तो रास्ते में जब वो यहाँ पे दीबल के करीब पहुँचता है, ये काफ़िला यहाँ से गुजर के जाना होता है, तो यहाँ पे कुछ कज़ाक होते हैं, बहरी डाकू होते हैं। वो इस काफ़िले के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पे जो बच्चे, औरतें इस काफ़िले में होती हैं उनको ये कब्ज़े में कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात सुन लें कि मैं ये वो वाला स्टांस बता रहा हूँ जो आपने पेपर के अंदर लिखना है। इसके हवाले से डिफरेंट आराएं हैं क्यों हजाज बिन यूसुफ ने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, वो डिफरेंट आराएं हैं और आपकी आराएं अपनी जगह पे ठीक हो सकती हैं, लेकिन जो पेपर के अंदर हमने लिखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये कज़ाक जो हैं यहाँ पे अटैक करते हैं और बच्चों और औरतों को कब्ज़े में कर लेते हैं। और उस टाइम पे जो दीबल का कंट्रोल था वो था हिंदू राजा दाहिर के पास, राजा दाहिर के पास, ठीक है। अब जब राजा दाहिर के कंट्रोल एरिया के अंदर ये इशू होता है तो हजाज बिन यूसुफ जो मुसलमानों का उस टाइम पे इराक़ का गवर्नर था, वो इस पर इशू क्रिएट करता है कि हमारे लोगों पर अटैक हुआ और हजाज बिन यूसुफ की जो कमांड में डाकू थे उन्होंने किया है, ठीक है। फिर क्या होता है कि हजाज बिन यूसुफ गुस्से में आता है, उसको एक ख़त मिलता है, कहा जाता है उसको एक ख़त लिखा जाता है। वो फिर यहाँ पे एक फ़ौज भेजता है। पहले जो फ़ौज भेजता है वो 1000 लोगों पर मुश्तमिल होती है। उबैदुल्ला और की सरकर्दगी में वो एक और जर्नैल होता है। वो वाले जो 1000 लोग हैं वो यहाँ से राजा दाहिर से शिकस्त खा जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते। फिर दोबारा वो अपने भतीजे और अपने दामाद, भतीजा भी था और दामाद भी था जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासम, उनको वो दीबल पे भेजता है, यहाँ पे अटैक करने के लिए भेजता है। तो वो इधर से दीबल से अटैक करता है। दीबल से वो 712 में अटैक करता है, 712 में वो पहुँचता है। तो वो यहाँ पे जब अटैक करता है ना, तो दीबल के ऊपर एक सुर्ख झंडा लहरा रहा होता है।
इस सुर्ख झंडे के हवाले से उनका ये मानना होता है कि जब तक ये सुर्ख झंडा यहाँ पे लहराता रहेगा तो दिबल के एरिया को दुनिया की कोई ताकत फतह नहीं कर सकती। ये उनका एक यकीन था और इस यकीन की वजह से वो डट के खड़े हुए थे। फिर मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ से मशावरत करता है और हज्जाज बिन यूसुफ उन्हें ये राय देता है कि मंजनीक के से फेंके जाने पत्थरों की रेंज बढ़ाने के लिए मंजनीक के जो पिछले पाँव हैं उनको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। तो जब वो छोटा करते हैं तो मंजनीक के जो पत्थर हैं वो ज़्यादा दूर तक जाते हैं। पहले दूर तक नहीं जा रहे थे, झंडे तक पहुँच ही नहीं रहते। जैसे ही वो दूर तक जाते हैं तो यहाँ पे मौजूद झंडा सुर्ख जो था वो गिर जाता है। जैसे ही वो जो रेड फ्लैग गिरता है तो वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। वो उनका यकीन टूट जाता है, शैटर हो जाता है और वो समझते हैं कि बस अब हम पे कब्जा कर लिया जाएगा। पहले ही वो तस्लीम कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की अफवाज इंटर होती हैं और राजा दाहिर यहाँ से भाग जाता है। अच्छा, जो ये मंजनीक यूटिलाइज़ की गई थी, कैटापुल्ट यूटिलाइज़ की गई थी, उसका नाम अरूसा था। ये याद रखना है, एमसीक्यूज़ के तौर पे आपको आना चाहिए। दिबल से फिर वो आगे मूव करता है, हैदराबाद पहुंचता है। हैदराबाद और शिवन के इलाके में पहुंचता है। वहाँ पे वो मज़ीद कुछ इलाके फ़तह करता है और यहाँ पे कोई लड़ाई की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट रूलर्स थे वो वैसे ही हथियार डाल देते हैं। फिर यहाँ से मूव करता हुआ ये रेवाड़ पहुँचता है। रेवाड़ में राजा दाहर पनाह ले चुका होता है। यहाँ से भागता हुआ रेवाड़ पहुँचा था जो था राजा दाहर। यहाँ पे अटैक होता है। राजा दाहर जो है वो यहाँ पे मारा जाता है। जब राजा दाहर मारा जाता है तो उसकी एक बीवी जो रानी बाई थी वो यहाँ पे खुद को आग में जला लेती है, जिसको सेल्फ इमोलेशन बोला जाता है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से मज़ीद मूव करता है। मूव करता करता वो बरहमाबाद तक पहुँच जाता है। बरहमाबाद में इसका मुकाबला होता है राजा दाहर की एक और बीवी से, दूसरी वाइफ से, और वहाँ पे वो राजा दाहर की दो बेटियाँ परमल देवी और सूर्या देवी, इन दोनों को कैद कर लेता है। इसके बाद मज़ीद ये मूव करता है, मुल्तान तक पहुँच जाता है। 713 में ये मुल्तान को कैप्चर कर लेता है। मुल्तान में अच्छा खासा माल गनीमत इसको मिलता है, सोना मिलता है। सिटी ऑफ गोल्ड इसको उस टाइम पे बोला जाता है। यहाँ से माल गनीमत ये कब्जे में करता है और यहाँ तक ये तकरीबन मूव कर चुका होता है। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ 715 तक मौजूद रहता है। 715 तक यहाँ पे मौजूद रहता है। जब ये 715 तक यहाँ पे मौजूद रहा तो इसने कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बनाई जिनकी वजह से यहाँ के लोग इससे मुतासर हुए और यहाँ पे मौजूद जो इसके साथ उलमाए कराम और सूफिया कराम आए थे उन्होंने यहाँ पे इस्लाम की तबलीग की, जिससे लोग मुतासर हुए और इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हुए। तो यूँ इस्लाम यहाँ पे फैलना शुरू हुआ। जो इसकी सिंध के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी जिनको मेनली पीछे से लीड कर रहा था जो हज्जाज बिन यूसुफ था, वो 3 तरह की पॉलिसीज़ थी। पहली थी रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से। मोहम्मद बिन कासिम ने जो ब्राह्मण्स थे उनका जजिया टैक्स माफ़ कर दिया। जजिया टैक्स आपको मालूम है कि वो वाला टैक्स होता है जो गैर मुस्लिम से लिया जाता है, लेकिन वो मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण से माफ़ कर दिया। और इसके अलावा जो टेम्पल्स थे, जो मंदिर थे, उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मोहम्मद बिन कासिम ने, जो मोहम्मद बिन कासिम की गवर्नमेंट थी, उसने ली। इसके अलावा हिंदू एडवाइज़र्स को उन्होंने बड़ी ट्रस्टेबल पोजीशंस पे लगा दिया। मोहम्मद बिन कासिम के खुद के 2 मेन हिंदू एडवाइज़र थे, जिनमें एक सयाकार था और एक मौका बिसाया था। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी थी गवर्नमेंट की, उसके अंदर ब्राह्मण्स को बड़ी अच्छी पोस्ट्स पे लगाया गया और उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के काम पे भी लगाया गया। ये काम चलता रहा और इससे इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की हिंदुस्तान के अंदर। और ये जो 3-4 मैंने पॉलिसीज़ बताई हैं, ये तकरीबन 14वीं सदी तक इसी तरह थोड़ी सी चेंजिंग के बाद ऐसे ही मुंतकिल होती रही। फिर होता यह है कि 715 में मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया जाता है शाम में।
होता यह है कि जो पीछे मुसलमानों का खलीफा था वो बदल जाता है। मोहम्मद बिन कासिम को जिस खलीफा के दौर में भेजा गया उसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मालिक। वलीद बिन अब्दुल मालिक जो था, इसकी हुकूमत 715 में ख़त्म हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो इसका भाई सलमान बिन अब्दुल मालिक उस टाइम पे हुक्मरान बनता है। सलमान बिन अब्दुल मालिक जो था वो अपने भाई के गवर्नर्स थे और जर्नल थे उनके ख़िलाफ़ था, और वलीद बिन अब्दुल मालिक का ही एक गवर्नर था हजाज बिन यूसुफ, और उसका भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसको भी इसी बेस पे ये बुला लेता है। जब मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पे बुलाया जाता है तो इस पे डिफरेंट किस्म के केसेस होते हैं, और एक केस तो हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से ही दायर होते हैं कुछ केस, कुछ वैसे भी इसके पर्सनल इश्यूज होते हैं सलमान बिन अब्दुल मालिक के, जिसकी बेस पे इसको जेल में डाल दिया जाता है, और फिर ये मेसोपोटामिया की जेल में इनकी डेथ हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम की। अच्छा जी, यहाँ तक 715 हो चुका है। 715 के बाद कुछ मुसलमान हुक्मरान यहाँ पे रहे, लेकिन ये काम 871 तक चलता रहा। 715 से ना 750 तक तो उमय्यद डायनेस्टी रही। 750 के बाद उमय्यद डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया अब्बासिद डायनेस्टी ने, अब्बासिद्स आ गए। ठीक है, अब्बासिद्स ने फिर डायरेक्टली इंडिया को इस तरह से रूल नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखा। लेकिन 871 के बाद, 715 से 871 के बाद जो अब्बासिद्स का इंटरेस्ट था वो इसमें बहुत कम हो गया। खिलाफत का इंटरेस्ट इंडिया के अंदर बहुत कम रह गया, और वैसे भी यहाँ के लोगों के जो खिलाफत के साथ टाइज थी वो कमज़ोर हुई, उनमें इख्तिलाफ आया, और खलीफा ने भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया इसके अंदर। फिर होता यह है कि जो मुल्तान जिस पे मुसलमानों की हुकूमत थी वो करामाथिन्स के पास चला जाता है। ठीक हो गया, और यहाँ पे अब अरब मुस्लिम्स के अलावा जो तुर्क थे और ईरानी थे वो वाले मुस्लिम्स भी यहाँ पे आ चुके थे। अच्छा, तुर्क और ये कैसे आए? आपको पता है कि पाकिस्तान जो इंडो पाक है इसके साथ ईरान मौजूद है। यहाँ पे मैं मैप में आपको समझाता हूँ। देखें, ये पाकिस्तान और ये इंडिया, थोड़ा सा अजीब सा मैप बना है, ये है इंडो पाक। ठीक है, अब इसके आसपास के एरियाज़ को हम अगर देखें तो आसपास यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान और यहाँ पे ईरान आपको नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर देखें तो ऊपर आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ मौजूद है। यहाँ पे जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे तुर्क मौजूद थे। कौन थे? तुर्क। और यहाँ पे थे ईरानी। आपको पता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर पे बैटल ऑफ कादसिया हुई। बैटल ऑफ कादसिया के बाद कुछ और जंगी हुई तो ईरान में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाती है। और दूसरी साइड पे जो अब्बासी खिलाफत थी वो तुर्क जर्नैलों को अपनी फ़ौज के अंदर इनकलकेट करती है। ये तुर्क मुसलमान हो चुके हैं मगर इनकी एथनिसिटी तुर्कों के साथ रहती है अभी भी। होता यह है कि अब आस पास के जो ये तुर्क हैं और ईरानी हैं, इनका जो कल्चर है हिंदुस्तानियों के साथ ज़्यादा मिलता है, इनकी वाबस्तगी ज़्यादा है क्योंकि ये आस पास है। जबकि जो अरब थे वो दूर से उठ के आए थे। अरबों की निस्बत यहाँ के लोग ईरानियों और तुर्कों को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। ठीक है, अरब भी मुसलमान हैं, ईरानी और तुर्क भी मुसलमान हैं। जब ईरानी और तुर्क मुसलमान यहाँ पे आते हैं तो इनको लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी जो अब्बासी खिलाफत थी उसका इंटरेस्ट हिंदुस्तान के अंदर कम हो चुका था। अब ज़्यादा इंटरेस्ट ईरानियों और तुर्कियों का था। ये बात मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपको समझ आ गई हो। ठीक है,
उन्होंने सिविलाइजेशन सिमिलरिटीज़ की वजह से इंडियंस ने तुर्की और पर्शियन के लोगों को एक्सेप्ट किया। इसके बाद अब जो मैंने बताया कि तुर्क आ चुके थे, तुर्क में कौन थे मेनली? तुर्क में था गजनवी एम्पायर के लोग। अच्छा, गजनवी, महमूद गजनवी का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि ये गजनवी कैसे इधर आए थे। आपको मैंने अभी मैप में दिखाया, तो ईरानी हुकूमत थी, ईरान के लोग थे जो, यहां पे एक एम्पायर थी ससानीद एम्पायर। ससानीद एम्पायर, ससानीद एम्पायर जो है, इसका एक मशहूर जर्नल था जिसका नाम था अल्पतगीन। ससानीद एम्पायर ख़त्म हो जाती है और ससानीद एम्पायर का एक जनरल अल्पतगीन यहाँ गजनवी में, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जगह थी, यहाँ पे एक गजनवी एम्पायर कायम कर लेता है। जब यहाँ पे गजनवी एम्पायर कायम होती है तो टर्क अफ़गानिस्तान के अंदर आ गए। अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो ये टर्क था गजनवी, अल्पतगीन का एक ग़ुलाम था, स्लेव था इसका, जिसका नाम था सबकतगीन। ठीक है, जो ये सबकतगीन था ना, इसका एक बेटा था महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी वो था जो हिंदुस्तान की तरफ मूव हुआ था। अब हिंदुस्तान में उस टाइम पे राजा जयपाल की हुकूमत थी, राजा जयपाल की हुकूमत थी। इस राजा जयपाल की हुकूमत को महमूद गजनवी ने ख़त्म किया था और लाहौर तक महमूद गजनवी आ गया था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है कि कैसे तुर्क जो थे वो हिंदुस्तान के अंदर इंटर होते हैं। यहाँ से आपको मज़ीद इस चीज़ को समझाता हूँ। मैं गजनवी एम्पायर की बात कर रहा हूँ कि ये कैसे हिंदुस्तान के अंदर आते हैं। होता यह है कि 1977 में ये गजना एम्पायर कायम होती है, और ये जो गजना एम्पायर है इसका मकसद होता है सेंट्रल एशिया के अंदर अपनी एक बर्तरी कायम रखना। और 1977 में सबकतगीन इसको कायम करता है। फिर 1997 में इसका बेटा आ जाता है जिसका नाम महमूद गजनवी था। अब महमूद गजनवी जो है वो अटैक करता है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, महमूद गजनवी अटैक स्टार्ट नहीं करता। मैंने आपको अभी बताया कि एक राजा जयपाल था हिंदुस्तान में। राजा जयपाल का दारुल हुकूमत था लाहौर। ये बहुत पावरफुल राजा था, जबकि अफगानिस्तान में था सबकतगीन। सबकतगीन के हवाले से किसी ने इसको कहा कि भाई अफगानिस्तान तक अपनी हुकूमत फैलाओ। इसका इरादा था कि सबकतगीन पे अटैक करे और अफगानिस्तान तक अपनी हुकूमत फैला ले। राजा जयपाल जब सबकतगीन पर अटैक करता है तो यहाँ पे इसको शिकस्त होती है। इसको क्या होती है? शिकस्त होती है, हार जाता है। यहाँ पे इसको सबकतगीन कैदी बना लेता है, लेकिन फिर इसको छोड़ देता है, फिर वापस चला जाता है, फिर दूसरा अटैक करता है, फिर ये काबू आ जाता है। फिर ये होता है कि 1997 में सबकतगीन की हो जाती है डेथ, तो फिर ये एक और अटैक करता है। लेकिन इस टाइम पे महमूद गजनवी जो सबकतगीन का बेटा था वो बैक फायर करता है और पेशावर तक का इलाका राजा जयपाल से छीन लेता है। ठीक है, फिर मज़ीद अटैक्स करता है जो महमूद गजनवी होता है, और तकरीबन ये 28 साल के अंदर अंदर 17 अटैक महमूद गजनवी हिंदुस्तान के अंदर करता है, और जो इसकी हिंदू डायनेस्टी थी राजा जयपाल की, इसको तकरीबन ख़त्म करके रख देता है। 1226 के अंदर इसका एक मशहूर हमला जो उसने सोमनाथ पे किया था, वो भी बड़ा एक मशहूर हमला है। महमूद गजनवी कोई इस्लाम फैलाने के लिए खुद नहीं आया था, लेकिन होता ये था कि इसके साथ कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स होते थे जो
हिंदुस्तान के अंदर रहाइश पजीर हो गए। और जब एक हुक्मरान मुसलमान हो तो वहाँ पे मौजूद सूफियों और बुज़ुर्गों को इस्लाम की तबलीग करने से फिर कोई नहीं रोक सकता, वो खुल के तबलीग कर रहे होते। तो ये मौका उनको मिल गया, इस बेस पे उन्होंने यहाँ पे तबलीग की और इस्लाम इस तरह से फैलना शुरू हो गया। महमूद गजनवी के साथ जो इम्पोर्टेंट लोग थे जो हिंदुस्तान के अंदर आए, उनमें एक अलबैरूनी था और एक फिरदौसी था जिसने शाहनामा लिखा। इसके अलावा बहुत से सूफ़ी और सेंट्स भी यहाँ पे इनके साथ आए थे। महमूद गजनवी की जो गजनवी एम्पायर थी वो चलती रही तकरीबन 200 साल तक। इसमें हुआ ये कि महमूद गजनवी की फिर डेथ हो जाती है तो उसका बेटा जो मसूद था वो हुक्मरान बनता है। और ये जो था मसूद, ये गजना खो बैठता है, सल्जोक इससे छीन लेते हैं गजना का इलाका जो उसकी मेन थी, और फिर ये लाहौर तक अपने आप को महदूद कर लेता है, लाहौर को फिर मतलब कि दारुल हुकूमत बना लेता है। इसके बाद इसका बेटा जो मसूद का बेटा था और महमूद गजनवी का पोता था महमूद, ये हुकूमत कायम करता है और ये अपने पंजाब के अंदर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और पंजाब में ही नहीं रहता, पंजाब के लाहौर में ही नहीं रहता, लाहौर के अलावा बनारस और अजूधन की तरफ भी ये मूव करता है, वहाँ के कुछ इलाकों को कब्जे में करता है। फिर महमूद का बेटा, ये महमूद जो महमूद गजनवी का पोता था उसका बेटा बहराम, वो हुक्मरान बनता है और इसके गौर और सल्जूक दोनों के साथ इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। गौरी, ठीक है, उनके साथ। तो एक गौरी था जिसका नाम था अलाउद्दीन हुसैन गौरी, वो गजनी को तकरीबन जला के राख कर देता है, ठीक है। और गजनवियों के और गौरीज के पहले भी इख्तलाफात हैं। गजनवी की जो ना अभी भी जो गजना था उसके ऊपर थोड़ा सा असर रसूख था, सल्जूक हालांकि उनसे कंट्रोल कर चुके थे। तो फिर ये जो गौरी हैं ये गजना को कंट्रोल में करते हैं अपने में, और जो गजनवी का जो इम्पैक्ट था हिंदुस्तान के वो अफ़गानिस्तान के अंदर गजनवियों का, वो उनसे गौरी छीन लेते हैं। अब गौरियों की हुकूमत आ जाती है अभी अफ़गानिस्तान में, मेनली लाहौर में भी है उनका असर रसूख, पंजाब में और मतलब कि इंडो पाक के अंदर भी है लेकिन कम है अभी। होता यह है कि अच्छा, जो मैंने आपको बात बताई कि जो ये अलाउद्दीन हुसैन गजनी था, ये तकरीबन 1148 250s यहाँ की बात है, तकरीबन एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, तकरीबन यहाँ तक की बात है। 1150 में इनके इख्तलाफात शुरू होते हैं और 1173 तक जो गजनवी हैं, ये जो गौरी हैं, ये गजनवी को टोटली एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और लाहौर को भी ये कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है। अब ये भी तुर्क हैं जो गौरी हैं। अब जो ये गौरी हैं, इनमें था ग़ियासुद्दीन गौरी जो मेन था, वो हुक्मरान बनता है। फिर ग़ियासुद्दीन गौरी का भाई था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अपने भाई की डेथ के बाद सारा काम संभालता है। और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की दो इम्पोर्टेंट जंगें आपको पता होनी चाहिए जो बैटल ऑफ टेरेन कहलाती हैं। पहली बैटल ऑफ टेरेन जंग जो उसकी पृथ्वीराज चौहान से हुई थी 1191 में, इसमें उसको शिकस्त होती है। फिर दूसरी 1192 में होती है, एक ही साल बाद, उसमें गौरी फातेह बनता है और इसके कब्जे में नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट आ जाता है। अब जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट आया था, ये एक बहुत बड़ी जीत थी उसके लिए, और यहाँ से जो पृथ्वीराज चौहान था उसका टोटली खात्मा हो चुका था, जो हिंदुओं का तकरीबन उस टाइम का एक बेहतरीन किस्म का राजा था। अब जो इलाके ये कब्जे में करता है, वहाँ पे अपने कुछ गुलामों को छोड़ के आता है। ये दिल्ली और अजमेर के इलाके के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ता है। वो कुतुबुद्दीन ऐबक फिर वहाँ से अजमेर और दिल्ली को भी फतह कर लेता है। बख्तियार काकी को, जो बख्तियार खिलजी जो इसका एक ग़ुलाम था, उसको भी वो बिहार और बंगाल की तरफ भेजता है और ये बिहार और बंगाल को कब्जे में कर लेता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा एरिया शहाबुद्दीन गौरी की गवर्नमेंट के अंदर आ चुका है। फिर होता यह है कि शहाबुद्दीन गौरी वापस गजना आता है। गजना आता है तो पीछे पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के इलाके में बगावत फैल गई है। इस बगावत को कुचलने के लिए और अपने इस ग़ुलाम की मदद करने के लिए शहाबुद्दीन गौरी यहाँ पे आता है। जब इसकी हेल्प करता है कुतुबुद्दीन ऐबक की
और इस बगावत को कुचलने के बाद वापस गजना जा रहा होता है। जब वापसी पे एक एरिया है धैम्यूक के एरिया के अंदर जाके इसको कोई कत्ल कर देता है, इसकी डेथ हो जाती है, कत्ल कर दिया जाता है। जैसे ही इसका कत्ल होता है तो इसकी जो गवर्नमेंट थी काफ़ी इलाकों में फैली हुई थी। बख्तियार खिलजी भी कुछ एरियाज़ पे काबिज था, कुछ पे कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। ये सारे अपनी अपनी सल्तनत का एक तरह से ऐलान कर देते। सबसे मेन इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये हिंदुस्तान के अंदर जो इसकी गवर्नमेंट थी वहाँ पे एक नई सल्तनत की बुनियाद रखता है 1206 के अंदर, ठीक है। और उस सल्तनत को दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। ये दिल्ली सल्तनत का आगाज़ शुरू हो गया है, लेकिन जिसकी बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है उसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो खुद एक स्लेव था और यहाँ से गुलामों की हुक्मरानी शुरू होती है इंडिया के अंदर। स्लेव डायनेस्टी या दिल्ली डायनेस्टीज़ में स्लेव भी हैं, खिलजी भी हैं, तुगलक भी हैं, लेकिन इसकी दिल्ली डायनेस्टी का एक सब टाइटल कह लें कि स्लेव डायनेस्टी थी। अब जो दिल्ली सल्तनत ओवरऑल थी, इसका जो हुक्मरान होता था उसको सुल्तान बोला जाता था। अब ये सुल्तान कई तरीक़ों से सेंट्रलाइज्ड करता था पावर को कैसे ये सेंट्रलाइज करते थे। पहली सल्तनत जो इस्लामिक इंडिया के अंदर रखी गई वो स्लेव डायनेस्टी थी और जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुनियाद बनाया था। अब सुल्तान क्या करता था? सुल्तान लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए मिलिट्री माइट का इस्तेमाल करता था, अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल करता था और लोगों की इस्लाम की तरफ माइल करता था कि हुक्मरान मुसलमान है तो इसकी अताअत लाजमी है, और मुसलमानों को रिलीजन की बेस पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। और इंसाफ प्रोवाइड करना भी सुल्तान की जिम्मेदारी थी। इससे लोग मुतासर होते थे और सुल्तान के साथ जुड़े रहते थे। इसके अलावा जो इकॉनमी थी वो सेंट्रलाइज्ड करता था सुल्तान, और स्टेट जो थी वो मेनली यूनिवर्सल प्रोप्राइटर होती थी। ये टैक्स लिए जाते थे, टैक्स की बेस पे गवर्नमेंट के सारे सिस्टम चलाए जाते थे। यूं लोग कनेक्टेड रहते थे सुल्तान के साथ। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम यहाँ पे मौजूद था, क्लास बेस्ड सोसाइटी थी। यहाँ पे जो स्लेवरी का जो सिस्टम था वो कदरे कम कर दिया गया था, तो ये भी सुल्तान को सेंट्रलाइज करने में हेल्प आउट करता रहा। स्लेव जो डायनेस्टी थी इसके हुक्मरानों के जो बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, सारे हुक्मरानों के बारे में नहीं, जो इम्पोर्टेंट हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। पहला तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका मैंने बताया, ये 1206 में हुक्मरान बनते हैं और 1210 तक इनकी सल्तनत कायम रहती है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनको कुछ चैलेंजेस दरकार थे। चैलेंजेस मेनली बगावतों के थे। एक तो एक यल्दुज़ की तरफ से और एक कबाचा की तरफ से। ये दोनों शहाबुद्दीन गौरी के गुलाम थे और ये जो है ये बगावत करते हैं। इनकी बगावत को ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुचल देता है और कुचलता है, और कुछ के साथ ये मैट्रिमोनियल अलायंस बना लेता है और डिप्लोमेसी के थ्रू इनको कंट्रोल करता है। कुचलता चंद एक कोई है, मेनली ये ना शादियां करता है। मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब है इनके साथ इनके ख़ानदानों में शादियां करता है और बातचीत से मसाइल का हल निकालता है। इसकी एक काम जो है कि कुव्वतुल इस्लाम एक मस्जिद इसने बनाई थी, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में डेथ हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद इसका एक गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश हुक्मरान बनता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक हुक्मरान रहता है और ये बड़ा काबिल रूलर होता है। ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसको एक्चुअली स्ट्रॉन्ग करता है, इसकी जड़ों को हिंदुस्तान के अंदर मजबूत करता है, इसलिए इसको रियल कंसोलिडेटर बोला जाता है। और ये जो इस्लामिक गवर्नमेंट थी इसको खलीफा के साथ जोड़ता है, खिलाफत के साथ, ठीक है, जो वहाँ पे अब्बासिद कैलिफत मौजूद थी बगदाद के अंदर मुसलमानों की। इसके अलावा ये एक और काम करता है जो बड़ा मशहूर है कि ये एक चालीसा क्रिएट करता है। चालीसा का मतलब ये है कि 40 लोगों को ये सेंट्रल एशिया से बुलाता है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी पोस्टों पे लगाता है,
और वो फिर सारे सिस्टम को मेनली चलाना शुरू करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक इसकी सिल्वर टंका करेंसी भी ये इंट्रोड्यूस करवाता है, इक़्तिदारी सिस्टम भी ये इंट्रोड्यूस करवाता है। जो ये 40 मैंने बताए हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आगे भी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मुग़ल थे, जो मंगोल थे, वो सेंट्रल एशिया में मौजूद थे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये तो साउथ एशिया है, इंडो पाक है, इसके शुमाल में मौजूद थे मंगोल। ये हिंदुस्तान पे अटैक करते रहते, इनको बड़े अच्छे तरीके से सुल्तान अल्तमिश ने टैकल किया था। अब देखते हैं हम एक और हुक्मरान को, इनके बाद आने वाले हुक्मरानों को। जब शमसुद्दीन अल्तमिश 1236 तक रहता है, इसकी डेथ हो जाती है। इसकी नसीहत होती है कि मेरे बाद मेरी बेटी रज़िया सुल्ताना को हुक्मरान बनाया जाए। लेकिन जो 40 होते हैं, 40 जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनका मैंने बताया, इनको उसने ही लगाया था अच्छी पोस्टों पे। फिर इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन 40 लोगों का। ये क्या करते हैं, ये इसके बेटे को, जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ है, उसको हुक्मरान बना देते हैं। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो है वो एक इनकम्पिटेंट रूलर होता है, इसलिए तो ये 40 इसको बनाते हैं ताकि हम हुक्मरान ही करते रहें, हम अपने आप को मजबूत से मजबूत करते रहें। ये जो है रुकनुद्दीन फ़िरोज़, ये 1 साल भी पूरा नहीं करता, इसकी डेथ हो जाती है। और इसकी जब तक इसकी हुकूमत रहती है, तो इसकी जो माँ होती है रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की, जिसका नाम तुर्कन खातून होता है, ये सारे सिस्टम को चला रही होती है। ये बड़ी जालिम किस्म की खातून होती है। अच्छा जी, जब इसकी डेथ होती है तो दोबारा से फिर उसकी नसीहत के मुताबिक रज़िया सुल्ताना को हुक्मरान बना दिया जाता है, शमसुद्दीन अल्तमिश की नसीहत के मुताबिक। रज़िया सुल्ताना बड़ी कम्पिटेंट होती है, लेकिन चूँकि वो एक वुमन थी, तो उसकी बेस पे उस पर डिफरेंट किस्म की एलिगेशंस लगती रहीं, और जो 40 थे, जो 40 थे, वो इसको मरवा देते हैं 1240 के अंदर। इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो भी हुक्मरान आते हैं, वो सारे इन 40 के पपेट होते हैं। ये 40 इनको कंट्रोल करके रखते हैं। 40 के कंट्रोल में सारे ये काम करते रहते हैं। नासिरुद्दीन महमूद, ये एक बहुत बड़ा पपेट था इनका, और इसने तकरीबन 20 साल हुकूमत की। जब एंड पे इन 40 में से जब 20 साल हुकूमत की, तो एक इसका साथी था जो इसकी हुकूमत को असिस्ट करता था, इसको बलबन, वो उसने मेन पावर उसने संभाल ली थी। फिर जैसे ही नासिरुद्दीन महमूद की डेथ होती है, तो जो बलबन था, ये हुकूमत पे काबिज हो जाता है, बलबन हुक्मरान बन जाता है। बलबन को 4 ऐसे काम करता है जो बड़ी अहमियत के हामिल है। सबसे मेन काम, वो इन 40 को ख़त्म कर देता है। जो 40 हुकूमत को चलने नहीं दे रहे थे, इनका खात्मा करता है, और वो इसके लिए बड़ी माइटी फोर्स का यूटिलाइज़ करता है और बड़ी चालाकियाँ इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो एक थीरी पेश करता है ज़िल्ले इलाही। वो कहता है कि जो हुक्मरान होता है ना, वो एक्चुअली खुदा का साया होता है, और उसकी इताअत अवाम पर लाजमी है। इसके अलावा वो एक दीवाने अर्ज़ मिलिट्री डिपार्टमेंट कायम करता है। इसके अलावा वो जासूसों का एक बड़ा मैसिव किस्म का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाता है। मोर ओवर, वो हिंदुस्तान के अंदर पर्शियनाइज्ड कल्चर को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाता है। एक पॉम्प एंड शो कल्चर को इंस्टिल करता है हिंदुस्तान के अंदर। ठीक हो गया। ये था ये इसकी हुकूमत जो है 1286 तक रहती है। फिर इसके बाद डेथ हो जाती है इसकी। फिर इनकम्पिटेंट से कुछ रूलर्स आते हैं और स्लेव डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है। यूँ 1290 तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाती। ये थोड़ी सी ब्रीफिंग है, उसी की समरी है जो हमने पीछे पढ़ा कि 629 से 711 तक जो मुसलमान थे वो ताजरों के तहत इस्लाम फैला। पहली मस्जिद 629 के अंदर मालाबार पे बनती है। फिर अरब यहाँ पे फाते बन के आते हैं। 712 से 871 तक रहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में आते हैं। 871 के बाद फिर यहाँ पे तुर्क इन्वेजन्स स्टार्ट हो जाती हैं जो 1997 से 1186 तक रहती हैं। 1186 के बाद यहाँ पे गौरी आ जाते हैं 1192 में, और बैटल ऑफ टेरेंस यहाँ पे होती है 1206 तक। 1206 के बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत आ जाती है, और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली सल्तनत होती है स्लेव डायनेस्टी जो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होती है और बलबन तक मेनली कायम रहती है।
यहाँ तक हमने पहला हिस्सा पढ़ा है अराइवल ऑफ इस्लाम का इन इंडो पाक। इसके बाद हम देखेंगे खिलजी डायनेस्टी से ऑनवर्ड कैसे कैसे इस्लाम फैला और कैसे कैसे दरमियान में ख़तरात इस्लाम को हिंदुस्तान के अंदर आए। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और जो स्टूडेंट हमारे साथ वैसे लिंक्ड हैं व्हाट्सएप पे, जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं, उनको मैं ये स्लाइड्स ETC भी शेयर कर दूंगा, नोट्स भी शेयर कर दूंगा। बाकी लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर। जज़ाकल्लाह।